हेलो एवरीवन। तो आज की उधार की कहानी में हम बात करते हैं उधार से जुड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं ईएमआई। तो ये सवाल बहुत बार किया जाता है और कई बार हमारे मन में भी आता है जब भी हम उधार वगैरह से जुड़ी कोई बात करते हैं कि क्या ईएमआई पर कोई सामान लेना चाहिए। दो तरह के जवाब बड़ी तेज़ी से निकल कर आते हैं। एक वो लोग हैं जो उधार को पसंद नहीं करते, वो सीधा बोलते हैं कि भाई ईएमआई पर क्यों लेना, कोई भी सामान ईएमआई पर आखिर क्यों लेना, किस्तों पर आखिर क्यों लेना। और एक दूसरी ब्रीड है, एक दूसरी तरह के लोग हैं जो सीधा कहते हैं कि यार अभी हमारे पास एक मुश्त पैसे नहीं हैं, तो अगर कोई चीज़ ईएमआई पर मिल रही है, किस्तों पर मिल रही है, तो क्यों ना ले लें। आखिर आज से ही हम उसको इस्तेमाल करना क्यों ना शुरू कर दें। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ आपसी बातचीत में इस चीज़ को कि दो चीज़ें होती हैं। एक जिसे मैं कहता हूँ कमाकर खाना, और दूसरा होता है खाकर कमाना। तो जो ये खाकर कमाने वाली चीज़ है इसे मैं कहता हूँ ईएमआई पर जीना, और जो दूसरी है वो कमाकर खाना यानी कि पहले जोड़ना और फिर उसका इस्तेमाल करना। अब हमें कुछ चीज़ें बड़ी गहराई से समझनी पड़ेंगी ईएमआई पर। क्या ईएमआई पर सामान लेना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि हाँ, ले सकते हैं अगर वो सामान आपकी ज़रूरी सामान की लिस्ट में आता है। देखिए, जब मैं खाकर कमाने की बात करता हूँ ना, तो इसीलिए मैं ईएमआई को खाकर कमाना और कमाकर खाने से जोड़ता हूँ। अगर आप इस वक्त कमज़ोर हैं, बीमार हैं, और आप सोचें कि पहले आप कमाएंगे फिर अपना इलाज कराएंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अगर इस वक्त आप बीमार हैं, आप कहीं चल भी नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो पहले तो आपको अपना इलाज ही कराना होगा, पहले तो आपको तंदुरुस्त बनना होगा, उसी के बाद तो आप कोई काम कर पाएंगे। तो अगर इस तरह की कोई ज़रूरत है तो आपको खाकर ही कमाना पड़ेगा। लेकिन आप के पास अभी खाने की प्रॉब्लम है और चीज़ों की प्रॉब्लम है, लेकिन उसी वक्त आपको मन करता है कि मैं जो काम पर जाऊंगा तो पैदल नहीं जाऊंगा, साइकिल पर जाऊंगा। पेट अभी आपका भूखा है, पर साइकिल की आपको ललक लग जाती है और साइकिल आपको ईएमआई पर किस्तों पर मिल जाती है। आप साइकिल पर सवार होकर काम पर जाते हैं। क्या होगा? आपको तो भूख लगी थी, आप जबरदस्ती साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे भी, तो क्या होगा उस हालत में? जवाब आपको पता है। तो किस्त से जुड़ा हुआ भी, ईएमआई से जुड़ा हुआ भी मेरा यही सवाल, जो जब जब भी ये सवाल उठता है मेरा यही जवाब होता है आमतौर पर कि भाई ये देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी ज़रूरत क्या है? मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर कर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ईएमआई हमें नुकसान पहुंचाती है। तो ईएमआई को लेके एक भ्रम जो आजकल काफ़ी फैलता है, पहले तो इसको क्लियर कीजिए कि आपको काफ़ी जगह लिखा हुआ मिलता है कि भाई 0% की इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट की ईएमआई है। यानी कि अगर आप अभी कोई कैश में कोई चीज़ 1 लाख की देंगे तो आपको किस्तों में भी 1 लाख ही देना होगा। अगर भाई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है तो ईएमआई पर चले जाइए, फिर तो ये समझदारी की बात है। अगर आज मैं किसी सामान को खरीदूं, मैं नगद दूं, तो मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर मैं किस्तों में तोड़ कर दूं तब भी मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई फिर तो किस्तों में लेना सही है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। मार्केट के जो प्लेयर्स हैं ये काफ़ी भ्रामक तरीके से इस मार्केटिंग को करते हैं कि इंटरेस्ट रेट तो जीरो है, बट ये प्रोसेसिंग फीस है, ये फाइल चार्ज है, ये वाला चार्ज है। ऐसा करके अरे भाई इंटरेस्ट के नाम पे आपने नहीं लिया लेकिन किसी और नाम से ले लिया, मेरी जेब से तो एक्स्ट्रा गया ना। तो अगर आपकी जेब से ईएमआई से कोई भी सामान लेने पर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो आप ईएमआई लेने से पहले एक बार तो हल्का सा कैलकुलेशन, कुछ थोड़ा सा गणित लगाकर देख ही लीजिए कि आपकी जेब से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है ये आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। यानी कि आप जो ईएमआई पर खरीद रहे हैं, अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें इसको, तो आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो दो तरह का होता है। एक जो आपका असेस्ट होता है, यानी कि जो आपकी संपत्ति होती है और उसकी कीमत ओवर द टाइम बढ़ रही होती है। और एक सामान ऐसा होता है जो कि एकदम खरीदते ही उसकी कीमत गिर जाती है और लगातार गिर रही होती है, बल्कि एक समय ऐसा आता है जब उसकी कीमत ऑलमोस्ट
जीरो के आसपास हो जाती है। तो आप ईएमआई से खरीद क्या रहे हैं? बहुत सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, और सिंप्लीफाइड करते हैं। सपोज, क्योंकि मैं आजकल ये चीज़ ज़्यादा देख रहा हूँ, आपको आईफोन खरीदने की ललक लगी। अब मैं एक जेनरिक प्राइस लेके चलता हूँ कि 1.5 लाख रुपए का एक अच्छा, क्योंकि आपको बढ़िया फ़ोन लेना है, आप 1.5 लाख रुपये का एक फ़ोन लेकर आते हैं। अब अगर आपकी जेब में आज की डेट में 1.5 लाख रुपए हैं, तो शायद आपको कैश में ही ले लेना चाहिए, आपको नकद देकर दे देना चाहिए। ओके, जब मैं कैश कह रहा हूँ तो इसका मतलब नोट वाला कैश नहीं, कैश का मतलब कि आप चाहे यूपीआई से करें, किसी और तरीके से करें, कैश का मतलब कि आप उधार नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे नगद और कैश का मतलब उधार ना होना है। दूसरा, आप ईएमआई पर ले सकते हैं। तो अगर आप एक 12% इंटरेस्ट भी लगाएं, तो लगभग जो 1.5 लाख का जो अमाउंट होता है ना, उस पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बन जाता है। क्या लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, अगर आपको कहीं आने जाने के लिए एक बाइक की ज़रूरत थी, वो बाइक शायद ज़्यादा ज़रूरी है आपके आने जाने के लिए, आपकी लाइफ का क्वालिटी सुधारेगी, कहीं आने जाने के शायद खर्चे कम करेगी, टाइम कम करेगी, आपकी अर्निंग बेटर होंगी। तो फ़ोन और बाइक के बीच में अगर डिसीजन लेना हो, तो आप मतलब कुल मिला के अपनी ज़रूरतों को देखिए, अपने घर की सिचुएशन को देखिए, अपने हालात को देखिए। अगर आप अच्छे खासे कैश पर बैठे हैं, अच्छी खासी एक नेटवर्थ पर आप बैठे हैं, तो फिर तो आईफोन आप कैसे लेना है नहीं लेना है, फिर तो ये पर्सनल चॉइस का मसला है। अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं लगता है तो मत लीजिए। लेकिन ईएमआई, मैं आपको ना एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, आप ज़रा देखिए। और ये दो सीन हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो सीन वन है, जिसमें मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 1.5 लाख का एक आईफोन है जो आप आज उधार लेकर आते हैं ईएमआई पर, और 12% का मैं एक इंटरेस्ट रेट मान के चलता हूँ कि 12% इंटरेस्ट आपसे काटा जा रहा है। ऊपर नीचे हो सकता है ये, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए 12% इसको मान के चलते हैं। तो इसमें आपकी जो ईएमआई बनेगी, वो बनेगी करीब करीब 3,337 रुपये की, जो 60 महीने तक लगातार जाएगी। और 60 महीने अच्छा खासा अरसा होता है। और टोटल आप जो फाइनली पे करेंगे किसी भी कंपनी को इस ईएमआई पर, वो करेंगे लगभग 2,02,20 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 50,000 रुपये आपने ज़्यादा पे किए। यहीं एक दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि सपोज आज आप आईफोन नहीं लेते हैं, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि ये जो मेरी ईएमआई फ़ोन की बनने वाली थी, इसको मैं कहीं पर इन्वेस्ट करूंगा। हर महीने उतनी ही, जितनी की ईएमआई बनने वाली थी, उतनी ही आपने अकाउंट में वहाँ डालने शुरू किए। मैं इंटरेस्ट, अभी भी जो इंटरेस्ट या कह लीजिए जो रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट है, जो आपको कहीं इन्वेस्ट करने पर मिल सकता है, यहाँ भी मैं 12% मान के चलता हूँ। ऑल दो, क्योंकि रिटर्न जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं मार्केट के। तो ये 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और हो सकता है ये 8 भी रह जाए। लेकिन ऑन एवरेज ये माना जाता है कि 12 से 15 के बीच में लॉन्ग टर्म में, यहाँ 5 साल एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है। आमतौर पे 5 साल में 12% के आसपास का रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ मैं इसको भी 12% ही मानकर चल रहा हूँ। आप यही अमाउंट 3,337, 3,337 को अगर 60 मंथ्स तक लगातार इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके जो टोटल जाएंगे वो तो वही जाएंगे, 2,02,220 रुपये। लेकिन एक्चुअली आपकी जो अमाउंट बन जाएगी, वो बन जाएगी 2,75,257 रुपये। यहाँ पर आपने जो जमा किया हर महीने, उस पर करीब 75,000 आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1.5 लाख का फ़ोन आज लिया जाए या अब से 5 साल बाद लिया जाए? तो एक जो बड़ा मजाकिया जवाब आएगा कि भाई 5 साल में किसने देखा है, 5 साल बाद ये आईफोन रहेगा भी नहीं, और हो सकता है उस वक्त आईफोन की कीमत 4 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए हो, या हो सकता है कम भी हो सकती है।
एनीथिंग, मतलब जो इन्फ्लेशन है, या एक जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो महंगाई होती है वो कहीं भी ऊपर नीचे जा सकती है। सेम आईफोन तो 5 साल बाद नहीं मिलेगा, उसके वर्जन बदल चुके होंगे, उसकी बाकी चीज़ें बदल चुकी होंगी। लेकिन आपके पास 2,75,000 का कैश होगा। अच्छा, जो आपने 1.5 लाख का फ़ोन खरीदा ना, आप पूरा एश्योरेंस ले सकते हैं मेरे से इस चीज़ का कि 5 साल बाद उस फ़ोन की कीमत शायद ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी होगी। अगर ऑलमोस्ट जीरो भी नहीं है तो 5, 10, 15 हज़ार से ज़्यादा की उसकी कीमत नहीं होनी है। तो यहाँ पे आपने 2 लाख रुपए दिए उस फ़ोन के लिए, और 5 साल बाद उसकी कीमत सपोज सिर्फ 10 या 15 हज़ार है, और वो भी होना थोड़ा कठिन ही है। फिर भी मान लेते हैं कि 10, 15 हज़ार है, तो करीब करीब आपको 1,80,000 या 1,85,000 का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने पूरे 5 साल उस फ़ोन के मज़े लिए? पहले पहले तो 5 साल ले नहीं पाएंगे, 2-3 साल बाद वैसे ही उसकी डिग्रेड होने लगती हैं चीज़ें, बट दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन एक 80-85 का आपको हो गया। दूसरे केस में आप वही अमाउंट जमा करते रहे और आपको 75,000, 2,75,000, अगर उस 15,000 को हटा दें तो 2,60,000 रुपए के करीब आपके अपने हैं उस वक्त। पहले केस में आपकी एंड वैल्यू 15,000 है, और दूसरे केस में आपकी एंड वैल्यू 2,60,000 आप कह सकते हैं, मतलब 2,75,000 है एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो 2,60,000 वो बनती है, उसको अगर डिडक्ट करें, पर आप 2,75 मानिए यहाँ पे। तो 2,75,000 रुपये आपको एक सिनेरियो में बन रहे हैं। आप सिनेरियो 2 पसंद करेंगे या सिनेरियो 1 पसंद करेंगे? सिनेरियो 2 में एक दिक्कत ये है कि सिनेरियो 2 में आपके पास 5 साल तक फ़ोन नहीं है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। सिनेरियो 1 में आपके पास 5 साल तक आईफोन है, आप उसे बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो अब असली सवाल दरअसल ये उठता है कि क्या ये एक्सपीरियंस जो आप लेना चाहते हैं आईफोन का वो वर्थ है? आप ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए का नुकसान अपने उस एक्सपीरियंस के लिए लेंगे? अगर आपकी आज की फाइनेंशियल सिचुएशन ये वारंट करती है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज की आपकी अर्निंग हार्डली 10 या 15 हज़ार रुपये है, ये मैं खास तौर से अच्छा इतनी छोटी अमाउंट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये देख रहा हूँ कि जो छोटी उम्र के लड़के पहली बार जब कुछ हल्का फुल्का कमाना शुरू करते हैं, और ये मैं बहुत एजुकेटेड लोगों की बात नहीं कर रहा जिनकी ना पोटेंशियल हाई होते हैं, कि शुरू में अगर 15-20 हज़ार की भी कोई एज एन इंटर्न जॉब लगी है तो उनके पूरे चांसेस हैं कि 3 से 4 साल के अंदर उनकी अर्निंग मल्टीफोल्ड हो जाएंगी। जो आज शख्स 25,000 की सैलरी पर काम कर रहा है एज एन इंटर्न, ये मोस्ट प्रोबली इन ऑल प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन ये है हालात कि उसकी सैलरी 5 साल के अंदर 1-1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। वहाँ इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा खतरा हम मोल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये 3,337 रुपये की अमाउंट उसकी जो टोटल सैलरी है उसके आगे बहुत छोटी होगी। लेकिन एक 20-21 साल का लड़का जिसने पहली बार, बहुत छोटे से, पढ़ा लिखा नहीं है कुछ ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा अर्निंग की वो भी बहुत नहीं है, तो उनकी सिचुएशन ये है कि अगर आज वो 15-20 कमा रहा है या 10-15 कमा रहा है, तो 5 साल बाद भी 40-50 तक पहुंचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मेरी बात अजीब लग रही है तो पिछले 10 साल का उठाकर देख लीजिए। आपके पिताजी अब से 10 साल पहले क्या कमाते थे और अब क्या कमाते हैं, उनके बीच का क्या गैप है? या 5 साल पहले क्या कमाते थे और अब क्या कमाते हैं? तो अगर आपके पिताजी 5 साल में अपनी इनकम डबल या ट्रिपल कर पाए हैं तो फिर चांसेस है कि आप भी शायद कर लेंगे। लेकिन सच्चाई देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने हालात को देखिए, और ज़रूर याद कीजिए कि जिन माँ बाप ने आपको मतलब बड़ी मेहनत के साथ छोटी छोटी बचतें करके पढ़ाया है ना, या पढ़ाने की कोशिश की है, जो आपके गुजारे चला रहे हैं, आप जैसे ही कमाना शुरू करते हैं, सीधा अपने ऊपर एक इस तरह की अननेसेसरी चीज़, यकीन मानिए 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि आपने आईफोन चलाया या क्या चलाया।
5 साल बाद अगर कुछ याद रहेगा ना, तो ये कि आपने जब पहली बार कुछ कमाना शुरू किया था तो अपने घर वालों की कैसे मदद की थी, अपनी उस माँ को आपने क्या सपोर्ट किया था जो एक 15 रुपये 20 रुपये का किराया बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल लेती थी। अपने उस बाप के बारे में जरूर सोचिएगा एक बार, कि जिसने 15-15 20-20 या 50 रुपये बचाने के लिए घंटों इधर से उधर मेहनत की होगी। तो आप जब अर्न करना शुरू करते हैं ना, तो जोड़ना शुरू कीजिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है कि जितना आप ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हैं ना, अपने आनंद को डिले कर सकते हैं, उतना ही आनंद लंबा चलता है। हाँ, ईएमआई की बात जैसे कि मैं पहले कहता हूँ कि भाई खाकर कमाना, अगर आप इतने कमज़ोर हैं, सपोज़ आपने आपका कोई कारोबार है, उसमें एक मशीन जो 30-40 हज़ार रुपये की एक मशीन आ सकती है, 50 हज़ार की एक मशीन आ सकती है, आप उसे ईएमआई पर ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो मशीन आपके कारोबार को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, थोड़ा सा बेटर कर दे, आपकी अर्निंग को और बेटर कर दे। उधार लेना है तो उन चीज़ों पे लीजिए जहाँ पे आपको अपनी लाइफ, अपनी अर्निंग बढ़ती नज़र आती हैं। एक बाइक आपको खरीदनी है, हुँ? उस बाइक के खरीदने से आपका ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है, आप ज़्यादा काम पर फोकस कर पाते हैं, ज़्यादा टाइम अपने काम पर दे पाते हैं, तो बाइक आप ले सकते हैं इंटरेस्ट पर, बाइक आप ईएमआई पर ले लीजिए। वो चीज़ें जो आपकी इनकम बढ़ाने में हेल्प करती हैं, उनके लिए ईएमआई ले लीजिए। बस श्योरिटी ज़रूरी है वहाँ भी। ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे ही कि चलिए कहीं से 5 लाख का लोन मिल रहा है, चलो कहीं पर लगा देंगे, एक दुकान कर लेंगे, नहीं उस टाइप से नहीं भाई। श्योरिटी जहाँ पर हो, आपको पता हो कि आप बस से जाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं और आपका अच्छा खासा एक समय बर्बाद होता है, और आपके उस 3 घंटे की कीमत, सपोज मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, कि आपके उस 3 घंटे की कीमत शायद 300 रुपये है उस वक्त, या 500 रुपये, वट एवर। और आप अगर बाइक से जाना शुरू करेंगे तो वो बचत आपकी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये यहाँ पर आप कर सकते हैं ईएमआई, यहाँ लीजिए आप ईएमआई जितनी आपको लेनी है। मुझे पता है मैं बहुत डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं दरअसल एड्रेस कर रहा हूँ उन यंगस्टर को, यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ उन यंगस्टर्स को। अच्छा, बड़ी दुविधा की बात है कि उन यंगस्टर्स को मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये यंगस्टर तो इतने फास्ट हैं कि वो अगर कोई वीडियो 2 मिनट से आगे बढ़ जाए तो स्वाइप कर देते हैं। पर चलिए, किसी एक ने भी सुना, किसी दो ने भी सुना, तो मैं समझूंगा कि मेरी ये मेहनत कुछ हद तक कामयाब हुई है। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, ईएमआई पर सामान तभी लीजिए जब ये आपकी अर्निंग बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, जब आप इससे असेस्ट खरीद रहे हैं, वो भी ऐसे असेस्ट जो जिनका रिटर्न जो है उस इंटरेस्ट से ज़्यादा है जो आप पे करेंगे। अगर आप क्षणिक सुख के लिए ईएमआई ले रहे हैं तो याद रखिए, या तो इवन अगर आपके माँ बाप के पास अच्छे पैसे हैं, बढ़िया अर्निंग है, तो अगर हैं भी ना तो उसमें बहुत सारा जो अच्छा पोर्शन है आप बैंक्स को ब्याज के तौर पर देने जा रहे हैं। इवन अपनी कमाई से भी देने जा रहे हैं तो ब्याज पर आप देने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिए कि जो कैलकुलेशंस आपके फेवर में हैं, अगर वो जो एक्सपीरियंस है वो जस्टिफाई होता है, इतनी आपकी कैपेसिटी है, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं आसानी से, उस वक्त आपको लगता है कि यार एक 3,500 की ईएमआई क्या मैटर करती है, चलेगा। लेकिन अगर 15,000 रुपये कमा रहे हैं और उसमें से 4-5 हज़ार रुपये की ईएमआई अपने सर पर बांध लेते हैं, तो सही नहीं है। तो मेरा तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि भाई असेस्ट खरीद रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हो, तो खाकर कमा लो, नहीं तो कमाकर खाने में ज़्यादा भलाई है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया एक छोटा सा एग्जांपल देकर कि पहले सिनेरियो में आपके पास जो 5 साल बाद बचता है वो एक हार्डली 10 या 15 हज़ार का फ़ोन, और दूसरे केस में आपके पास बचते हैं 2,75,000 रुपये, जिससे आप अपनी लाइफ शायद बहुत बेटर कर सकते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है ऑलमोस्ट 3,500 से भी कम अमाउंट पर।
जो आज आप कह रहे थे ना कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ, अगर 3,500 की किस्त भी दे दूंगा तो क्या होगा। अगर यही 3,500 आप जोड़ना शुरू करेंगे तो 5 साल में आपके पास 2.25 लाख रुपए होंगे। बस सोचिए, इस गणित को ध्यान में रखिएगा अपना डिसीजन कभी भी लेने से पहले। थैंक यू। फिलहाल के लिए आज इतना ही। फिर किसी और उधार की कहानी में मिलते हैं।